से पढ़ें। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर एक और प्रहार। सुकमा में 25 लाख के इनामी नक्सली समेत 17 ढेर, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। अमित शाह ने फिर दोहराया 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प। म्यांमार और थाईलैंड में विनाशकारी भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 1600 के पार, 2000 से अधिक घायल। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भेजी राहत सामग्री। पीएम मोदी ने जताई संवेदना, कहा करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में साथ खड़ा है भारत। अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा। पटना में भाजपा नेताओं के साथ बैठक, आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा संभव। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। बिहार के बहुचर्चित बिटुमिन घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत का बड़ा फैसला। तत्कालीन मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन सहित 5 को 3 साल की कैद की सजा, 32 लाख रुपए का जुर्माना। दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम। जेपी नड्डा ने लालू यादव पर किया तीखा प्रहार, कहा बिहार के लोग राज्य को दोबारा अंधेरे में जाने से रोकें। लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को दे अपना आशीर्वाद। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की गोली और गुलाब की रणनीति लगातार कामयाब हो रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर एक और करारा प्रहार हुआ है। सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए हैं और इस ऑपरेशन में 11 महिला नक्सली और मोस्ट वांटेड नक्सली कोहड़ामी जगदीश उर्फ बुधरा भी मुठभेड़ में मारा गया है, जिस पर 25 लाख का इनाम था। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प फिर दोहराया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली मोर्चे पर सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उपमपल्ली केरलापाल इलाके के जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए। इस ऑपरेशन में 11 महिला नक्सली और मोस्ट वांटेड नक्सली कोहड़ामी जगदीश उर्फ बुधरा भी मारा गया, जिस पर 25 लाख का इनाम था। मारा गया माओवादी जगदीश सुकमा जिले के 1 दर्जन से अधिक गंभीर मामलों में वांटेड था। मुठभेड़ में मारे गए 7 नक्सलियों की पहचान हो गई है, वहीं अन्य नक्सलियों की पहचान जारी है। इसके साथ ही इलाके की सर्चिंग के बाद जवानों ने AK-47, SLR, इंसॉस राइफल, रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर, हथियार के साथ साथ विस्फोटक भी बरामद किए। केरलापाल क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर DRG और CRPF की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बल और माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ लगभग 4-5 घंटे लगातार चलता रहा। उसके पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 17 माओवादियों की डेड बॉडी बरामद की गई थी। अब तक जो प्राथमिक शिनाख्ती में, इसमें दंडाकरण स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर जगदीश की जो बॉडी जो शिनाख्ती हुआ, जिसके ऊपर 25 लाख का इनाम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई को 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार के संकल्प का हिस्सा बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, नक्सलवाद पर एक और प्रहार। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक अभियान के दौरान नक्सलियों को ढेर कर दिया और स्वचालित हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। हथियार रखने वालों से मेरी अपील है कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकता है।
सुरक्षा बलों की इस सफलता पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बल के जवानों को उनकी बहादुरी के लिए बधाई देते हुए विश्वास जताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प पूरा होगा। हम अपने सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं। हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। हालांकि इस मुठभेड़ में डीआरजी सुकमा के 3 और सीआरपीएफ के 1 जवान समेत कुल 4 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए हैं। दरअसल इन दिनों पतझड़ का मौसम चल रहा है, जिससे नक्सली इलाकों में तलाशी अभियान चलाना मुश्किल होता है। पत्तों के गिरने से जवानों के आने की खबर नक्सलियों को लग जाती है और वो फरार हो जाते हैं। ऐसे में इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। फिलहाल मुठभेड़ स्थल के आसपास के इलाकों में सर्चिंग अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ में पुलिस के साथ सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने सुकमा में मुठभेड़ के दौरान 17 नक्सलियों को इनकाउंटर में मार गिराने में सफलता मिली है। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में हालात ये हैं कि जंगल में जवानों की बूट की आवाज सुनते ही नक्सली कांपने लगते हैं। जवान भी काल बनकर नक्सलियों के ऊपर मंडरा रहे हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और वहीं म्यांमार में शुक्रवार को विनाशकारी भूकंप आया तो भारत ने एक बार फिर संकट के समय एक सच्चे दोस्त और अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया। पूरे विश्व को अपना परिवार मानने की भारतीय परंपरा के तहत भारत ने मदद के लिए तेजी से हाथ बढ़ाया है, जिससे लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा रहा है। म्यांमार में शुक्रवार को आए विनाशकारी भूकंप से भारी तबाही हुई है। भारत ने प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे पड़ोसी देश म्यांमार की मदद के लिए तेजी से हाथ बढ़ाया है, जिससे लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार में आई प्राकृतिक आपदा पर दुख जताया है। उन्होंने शनिवार को म्यांमार के सैन्य प्रमुख से बात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, म्यांमार के वरिष्ठ जनरल महामहिम मीन आंग वाइंग से बात की, विनाशकारी भूकंप में हुई मौतों पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा रहा है। भारत ने म्यांमार को ऑपरेशन ब्रह्म के तहत पहले रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए मानवीय सहायता के तहत 15 टन राहत सामग्री भेजी है, जो यांगून पहुंच भी चुकी है। ये राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से हिंडन एयरबेस से भेजी गई है। इस सहायता का उद्देश्य म्यांमार में जारी मानवीय संकट को कम करना है। राहत सामग्री में टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, कंबल, रेडी टू ईट मील्स और पानी साफ करने वाले उपकरण शामिल हैं। यही नहीं, इसके साथ हाइजीन किट, सोलर लैंप्स, जनरेटर सेट्स और आवश्यक दवाइयां जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, ग्लव्स, कॉटन बैंडेज और यूरिन बैग्स भारत की ओर से राहत सामग्री के तौर पर भेजे गए हैं। इसके अलावा भारत आपदा से प्रभावित म्यांमार को जहाज INS सतपुड़ा और INS सावित्री से 40 टन मानवीय सहायता लेकर म्यांमार के यांगून बंदरगाह भेज दिया है। इसके साथ ही मानवीय राहत बचाव और खोजी दल का एक समूह भी म्यांमार भेजा गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF का 80 सदस्यीय खोज एवं बचाव दल को भेजा गया है। वे म्यांमार में बचाव कार्यों में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि म्यांमार संकट में सक्रिय रूप से भारत प्रथम मददगार की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना की 118 सदस्यीय फील्ड अस्पताल इकाई को आगरा से मांडले भेजा गया है, जो म्यांमार के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में सहायता करेंगे। Prime Minister conveyed his concerns and expressed that India was ready to provide all support, all possible support to Myanmar, to the people of Myanmar and the government of Myanmar in this hour of crisis. 15 tons of material comprise
tents, blankets, essential medicines, tarpaulin, sleeping bags, gensets, solar lamps, food packets, kitchen sets, etc. Also essential medicines. There are 80 NDRF search and rescue team personnel specialists, along with equipment, relief material, and a canine squad is also part of this team. Obviously, there are gensets, hygiene kits, food packets, essential medicines, kitchen sets, which form part of this second tranche of relief material that is being sent to Naypyidaw. भारत ने हमेशा से पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत पड़ोसियों की मदद के लिए हाथ बढ़ाता रहा है। इससे पहले जब चक्रवात योगी ने म्यांमार पर हमला किया था तो भारत ने राहत अभियान चलाकर मदद की थी। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी मंशा इस प्राकृतिक आपदा में म्यांमार के लोगों को बाहर निकालकर उनके देश के पुनर्निर्माण में मदद करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला NDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। RBI कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार की देर शाम 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित अन्य वरीय नेताओं ने किया। पटना एयरपोर्ट से शाह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के सांसद, विधायक, विधान पार्षदों सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। रविवार सुबह केंद्रीय मंत्री पटना में आयोजित सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य की 5350 पैक्स मत्स्यजीवी सहयोग समितियों, बुनकर समितियों, 1000 दुग्ध उत्पादक समितियों, 300 ब्लॉक लेवल सब्जी उत्पादक समितियों और 300 हैंडलूम वीवर्स समितियों को नए अवसर देने की घोषणा करेंगे। साथ ही मखाना प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना का ऐलान भी किया जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों और उद्योगों को फायदा होगा। इसके बाद वो गोपालगंज जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की एक अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता भी शामिल होंगे। नेपाल में राजशाही की बहाली को लेकर शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के हिंसक हो जाने और 2 लोगों की मौत के बाद सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत देखी गई। सरकार ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच शुरू कर दी है। नेपाल के गृह मंत्री ने काठमांडू में हिंसा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, तो वहीं देश के अंतिम राजा रहे ज्ञानेंद्र शाह पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है और इस बीच देश के तमाम हिस्सों में स्थिति शांतिपूर्ण है और कर्फ्यू हटा लिया गया है।
शुक्रवार को संवैधानिक राजतंत्र की बहाली की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में हिंसा के बाद नुकसान का आकलन करने के लिए शनिवार को पार्टी कार्यालय पहुंचे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने हिंसा के लिए सीधे तौर पर देश के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो प्रदर्शनकारियों की ओर से कहा गया कि देश को बचाने के लिए अब राजशाही बेहद जरूरी है। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि इन सभी कृत्यों के पीछे ज्ञानेंद्र शाह का हाथ है। ज्ञानेंद्र शाह की मंशा गलत है, ये पहले भी देखा गया है। अब समय आ गया है कि सरकार सख्त कार्रवाई करे, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए जांच की जाए और ज्ञानेंद्र शाह को बख्शा नहीं जाए। इस देश का अस्तित्व अब मिट रहा है, इसलिए यहाँ एक राजा की जरूरत है। राजा के बिना हमारा देश नहीं बचेगा। अगले 15 सालों में ये गणतंत्र हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं यहाँ किसी व्यक्ति के लिए नहीं आया हूँ, मैं केवल राष्ट्र के लिए, अपने देश के गौरव के लिए आया हूँ। शुक्रवार को हिंसा तब शुरू हुई जब देश में संवैधानिक राजतंत्र को फिर से बहाल किए जाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के एक समूह का राजधानी काठमांडू में नेपाल की दंगा निरोधक पुलिस से सामना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने घरों, दुकानों, एक अस्पताल, एक राजनीतिक पार्टी कार्यालय, वाहनों और एक शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की और पुलिस से हथियार छीन लिए। तोड़फोड़ की गई इमारतों में नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का केंद्रीय कार्यालय भी शामिल है, जहां साइन बोर्ड और खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 112 लोग घायल हो गए, जिनमें 77 सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। मृतकों में एक पत्रकार भी शामिल है। संसद की ओर मार्च कर रही विरोध रैली को प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें की और जमकर लाठीचार्ज किया। बाद में हिंसा को और बढ़ने से रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस की कार्रवाई में राजशाही समर्थक कुछ नेताओं सहित 105 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। नेपाल सरकार की ओर से बताया गया कि इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। दरअसल 2008 में विशेष रूप से निर्वाचित संसद ने एक समझौते के तहत 239 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर दिया, जिसने 1996 से 2006 के दौरान 17,000 लोगों की जान लेने वाले माओवादी विद्रोह को समाप्त कर दिया और नेपाल को एक हिंदू राज्य से एक धर्मनिरपेक्ष संघीय गणराज्य में बदल दिया। हिमालय की गोद में बसे इस खूबसूरत पहाड़ी देश के अंतिम राजा 77 वर्षीय ज्ञानेंद्र अपदस्थ होने के बाद से अपने परिवार के साथ काठमांडू में एक निजी घर में आम नागरिक की तरह रह रहे हैं। 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद से देश में 14 सरकारें आईं और लोगों ने राजनीतिक अवसरवादिता और लोकतंत्र की विद्रूपताओं का सामना किया। दुनिया के गरीब देशों में शुमार नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता ने आर्थिक विकास को बाधित किया और निवेश न के बराबर रहा। देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में लगातार विफल रही सरकारों से जनता की निराशा बढ़ गई है और ऐसे में लोग फिर से राजशाही के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं। 2 एशियाई दिग्गज देशों चीन और भारत के बीच स्थित नेपाल का अपना रणनीतिक महत्व है। फिलहाल देश के लोग 2 पक्षों में बंटे नजर आ रहे हैं। एक पक्ष राजशाही की बहाली चाहता है तो कुछ लोग अब भी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकास की राह ढूंढने के पक्षधर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसानों के जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए अपने संकल्प की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए खरीफ सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने इस निर्णय पर कहा है कि इससे न सिर्फ अन्नदाताओं को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध होंगे बल्कि खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए खरीफ सीजन यानी 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार NPKS ग्रेड सहित अधिसूचित P&K उर्वरक किसानों को सब्सिडी युक्त सस्ती और उचित दरों पर उपलब्ध होगी। खरीफ सीजन के लिए कुल 37,216 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के ऊपर बोझा नहीं आने दिया। DAP का प्राइस 1350 रुपए पर 50 kg बैग रहे, इसके लिए भारत सरकार 37,216 करोड़ रुपीस की सब्सिडी का भार सहन करेगी, लेकिन किसानों के ऊपर भार नहीं जाने देगी। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाशिक फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दिए जाने पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा कि देश भर के किसान भाई बहनों के हित में आज हमारी सरकार ने खरीफ सीजन 2025 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक फर्टिलाइजर पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे न सिर्फ अन्नदाताओं को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध होंगे, बल्कि खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र की पूर्ववर्ती UPA सरकार ने जहां DAP खादों की कीमत को 500 रुपए प्रति बोरी से बढ़ाकर 1,315 रुपए प्रति बोरी कर दिया, वहीं मोदी सरकार ने DAP खाद की कीमत 1,350 रुपए प्रति बोरी फिक्स रखी है और खाद की कीमतों में बढ़ोतरी न हो, इसके लिए सरकार भारी सब्सिडी भी वहन कर रही है। मोदी सरकार निरंतर किसानों की आय बढ़ाने के प्रयत्न में लगी है। आय बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना भी जरूरी है और उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। तो उत्पादन तो बढ़ जाए मतलब फर्टिलाइजर उपलब्ध हो जाए, लेकिन उत्पादन की लागत घटे मतलब फर्टिलाइजर की कीमत भी किसान को ज़्यादा ना देना पड़े। ये मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। खरीफ सीजन में कैबिनेट द्वारा उर्वरकों पर दी जा रही 37,216 करोड़ रुपए की सब्सिडी ग्रांट के फैसले से न केवल उर्वरक के दाम काबू में रहेंगे, बल्कि इससे किसानों को लाभ भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि और रामनवमी के पावन अवसर पर आकाशवाणी के आराधना यूट्यूब चैनल पर भक्ति से सराबोर कई विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। आराधना चैनल पर 30 मार्च से 6 अप्रैल तक ये विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चैनल पर प्रतिदिन उस विशेष दिन के महत्व पर केंद्रित एक विशेष रूप से तैयार की गई श्रृंखला सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रसारित की जाएगी और इसी तरह शक्ति आराधना का प्रसारण चैनल पर सुबह 8:30 बजे से 8:40 तक किया जाएगा। चैनल पर अनूप जलोटा, नरेंद्र चंचल, जगजीत सिंह, हरिओम शरण, महेंद्र कपूर और अनुराधा पौडवाल जैसे प्रख्यात कलाकारों द्वारा
प्रस्तुत विशेष नवरात्रि भजन शाम 6 बजे से 7 बजे तक चलाए जाएंगे। आकाशवाणी आराधना यूट्यूब चैनल पर एक अतिरिक्त आकर्षण नवरात्रि पर विशेष कहानियां होंगी, जिसमें देवी मां के अनेक स्वरूप पर प्रकाश डाला जाएगा, जिसका प्रसारण प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक किया जाएगा। चैनल पर देश भर के विभिन्न शक्तिपीठों के बारे में विशेष कहानियां भी सुनाई जाएंगी। सीईओ गौरव द्विवेदी के अनुसार इस श्रृंखला का समापन श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या से राम जन्मोत्सव पर एक विशेष लाइव कार्यक्रम के साथ होगा, जिसका प्रसारण 6 अप्रैल 2025 को सुबह 11:45 से दोपहर 12:15 बजे तक किया जाएगा। नवरात्रि के पावन अवसर पर आकाशवाणी के आराधना यूट्यूब चैनल पर हम अपने सभी श्रोताओं के लिए लेकर आ रहे हैं देवी मां की भक्ति से सराबोर अनेकों कार्यक्रम। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक आप जुड़े रहिए आराधना चैनल के साथ और सुनिए विशेष कहानियाँ, देवी मां के अनेक स्वरूप और विभिन्न शक्तिपीठों पर खास कार्यक्रम। और प्रभु श्री राम जन्मोत्सव पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या से रामनवमी पर लाइव कमेंट्री। जुड़े रहिए आराधना चैनल से, जुड़े रहिए आकाशवाणी से। और आइए अब नजर डालते हैं दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में रानी वेलु नाचियार की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रानी वेलु नाचियार भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी। जम्मू कश्मीर में 27 मार्च से चल रहे ऑपरेशन सफियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अभियान के तहत अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में हथियार और युद्ध सामग्री भी बरामद की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद से पहले 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी कर्मी जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर कार्य करेंगे और उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में ब्रेस्ट कैंसर पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कैंसर की सही समय पर जांच और इलाज के लिए प्रतिबद्ध है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 29 करोड़ ओरल कैंसर और 15 करोड़ ब्रेस्ट कैंसर की जांच की गई है। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन देशहित में है। इससे शासन प्रशासन में सुधार आएगा और एक साथ चुनाव होने से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को काम करने का ज्यादा मौका मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ओडिशा के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विकास और जन कल्याण से संबंधित कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।